हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका RS क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री से, ठीक है, 2 प्रश्न लिया। चलिए दोनों प्रश्न का मतलब समझाते हैं, ठीक है। यानी कि कहता है कि राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा, यानी राष्ट्रपति जो निक्सन जो थे उसने ये जो 5 योजनाएं जो लागू की थी वो वियतनामी के लोगों के लिए, ठीक है, उसी योजना पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में, यानी संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कहता है कि उसका जो क्या योजना थी वो योजना के बारे में बोल रहा है और कहता है इसका क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करने का, यानी कि राष्ट्रपति जो निक्सन जो थे उसने कहा कि हमने जो 5 योजनाएं बनाई जो वियतनामी के लोगों के लिए, ठीक है, यानी हिंद चीन में जो मतलब जो युद्ध चल रही थी उस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी सेना के ऊपर उसने ये लगाया कि आप जो है मेरे सेना यानी अमेरिकी सेना, बाकी फ्रांसीसी जो भी यहाँ पर जरा जिनके बीच में युद्ध हो रही है, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच में जो हो रहे, तो उनमें कहता है कि विराम की अवस्था लगानी चाहिए। तो कहता है कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थानों में रहने को कहा कि जो जहां हो वहीं रहो, यानी जो जिस स्थान पे हो वहीं रहो, वहां से कोई भी किसी तरह की युद्ध की रणनीति नहीं सोचना है जब तक मेरी आदेश ना आए। यानी कौन कहा ये बात? निक्सन ने कहा। ठीक है, फिर क्या कहता है कि दूसरा नंबर में क्या लिखा है कि युद्ध विराम की, यानी कहने का मतलब क्या है, युद्ध विराम की देख रेख, यानी देख रेख अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक जिसको हम लोग सुपरवाइजर कहते हो, ठीक है, यानी करेंगे। यानी उसके यानी कि निक्सन के द्वारा एक व्यक्ति को चुना गया जिसको सुपरवाइजर के नाम पे रखा गया। कहा गया कि एक सुपरवाइजर यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना कि 10 आदमियों का एक जो मालिक होता है, जो कर्मचारी होता है, उसी तरह के लोगों को यानी कि चुनाव किया और चुनने के बाद, ठीक है, कहा गया कि उसका मालिक वही रहेगा और वो जो बोलेगा वही करना है। ठीक है, तो पहला ये बातें हो गई। दूसरा क्या कहता है, दूसरा भी तीसरा सुनिए, युद्ध के दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ा नहीं सकता है। यानी अगर मान लीजिए कि युद्ध को अगर विराम अवस्था में रखा गया, अगर युद्ध को रोक दिया गया है, तो आप किसी तरह की युद्ध या रणनीति नहीं अपना सकते। ये सभी वियतनामी के लोगों के ऊपर लगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या बोलता है कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। जो भी छोटी मोटी गृह युद्ध, जितने भी युद्ध थे, वो सारी युद्ध जो है क्या होगी, यानी रद्द रहेगी और बंद रहेगी, उस पर कोई भी चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, पांचवा में क्या कहता है कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य, यानी युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य यानी रहेगा, यानी समुच्चय हिंद चीन में संघर्ष को अंत होना चाहिए। यानी जो उसके बीच में जो संघर्ष जो चले वो संघर्ष का अंत होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कहता है कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो संघर्ष जो है, यानी कहने का अर्थ ये है कि वो संघर्ष बंद नहीं हुआ। ठीक है, वो संघर्ष चलता ही रहा। तो फिर क्या कहता है कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम का एकीकरण हो पाना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें फिर 8 पंच योजनाएं बना दिया था, 8 योजनाएं लागू की, जिसमें वहाँ के वियतनामी लोगों को और वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को ये बात से बहुत तकलीफ और आपत्ति हो गई कि नहीं ये गलत है। फिर उसने क्या किया, उस पर जो है उसके बातों को मानने से इनकार कर दिया। तो निक्सन के द्वारा जो बनाए गए जो निक्सन जो अपनी सेनाएं जो रखी थी दक्षिणी वियतनाम में, उन्होंने क्या किया, बमबारी चालू कर दिया और बमबारी इतनी हुई कि वहाँ के तहस नहस कर दिया गया। ठीक है, और हालात बहुत बुरी कर दिया। लेकिन इस बात को लेकर के आखिरकार बहुत जद्दोजहद के बाद इसका जो है ये जो क्या कहते हैं इसके बारे में जो बैठक हुई वो पेरिस में जाके हुआ और पेरिस में समझौता हुई और कहा कि ठीक है, अब यहाँ से अमेरिका जो है अपनी जितनी भी सेना है उन्हें 60 दिन का मौका दिया जा रहा है, वो अपनी सेना वहाँ से हटा ले और पूरे हिंद चीन को एक होने का ये देते हैं। तो हिंद चीन में जो वियतनाम थे, वियतनाम में दक्षिणी और उत्तरी, वो कहा कि दोनों एक हो सकते हैं, इसमें किसी तरह की लड़ाई और युद्ध नहीं चलेगी और अमेरिका अपने 60 दिन के अंदर अपनी सेनाएं अपने रानी के अमेरिका बुला लेंगे। ठीक है, तो वही कहता है। फिर बाद में क्या हुआ कि उस लोगों का जो एकीकरण हुआ, कौन सा इसमें हुआ, अंततः अप्रैल 1900, यानी कहता है कि अंततः 1975 ईस्वी में, यानी 1975 ईस्वी में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया, जब समझौता हो गया था।
अब आइए फ्रांसीसियों का यानी फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। यानी फ्रांसीसी जो आए थे, जो हिंद चीन में आए थे, तो उसने क्या क्या अच्छे काम किए थे और क्या क्या बुरे काम किए थे उसके बारे में बोलता है चर्चा कीजिए। यानी उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बताइए। तो देखो, सबसे पहले शोषण शब्द का मतलब होता है मुसीबत में बना करता और अपना गुलाम बना। ठीक है, तो क्या कहता है कि फ्रांसीसियों ने सबसे पहले शोषण नगरों एवं बंदरगाह पे। देखो, नगरों का मतलब होता है शहर, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, शहर में नगर होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनको नगर के इसमें रखा जाता है। और बंदरगाह मतलब जहाँ पर समंदर के किनारे पे अनाजों को ले जा करके जो है ला करके पानी, यानी कि पानी के रास्ते से जो सामानों को जहाज़ों के जरिए से, नाव के जरिए से, यानी पानी जहाज़ों के जरिए से जो लेके आया जाता है, शिप के जरिए से जो लाया जाता है, उसको जो बगल में की उसके किनारे पे जो रोक करके सामानों को अनलोड किया जाता है, उतारा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह। यानी वहीं से सामान रखा भी जाता है और वहीं से सामान भी दूसरे किनारे पे ले जाया जा सकता है, यानी एक देश से दूसरे देश ले जाता है। ठीक है, तो वह बंदरगाह। अब आइए, तो वो हुआ क्या, समंदर मार्ग, यानी कि समंदर के मार्ग से। तो वह कहता है कि उसने क्या किया था, सबसे पहले नगरों और समंदरों, देखो सबसे पहले क्या किया उसने, नगरों और समंदरों यानी कि बंदरगाहों पर, यानी कि, और बाद में क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का शोषण शुरू कर दिया। यानी किसका शोषण कर दिया, किसानों का शोषण शुरू कर दिया। और फ्रांसीसी ने कृषि क्षेत्र के उत्पादन में करवाया, यानी कि उत्पादन में जो काफी वृद्धि करवाया। ठीक है, उसके बाद 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल वाला देश बन गया, क्योंकि वहां पर काफी मात्रा में चावल होता है, क्योंकि फ्रांसीसियों ने जो है वियतनामी को खेती करना सिखा दिया था, कृषि करना सिखा दिया था। जैसे कोई जंगल था तो कहा कि इसको काट करके इसको बड़ा कर लो, दलदली जमीन है तो इसको और चौड़ा कर लो, इनको जंगल झाड़ के काट करके जितने भी जंगली इलाका है उसको काटो, उसको फ्रेश करो, उसको खेती करो, ये सब सिखाने लगा। तो ये थे उसके सकारात्मक कार्य। लेकिन वियतनाम के लोग उसके राजनीति को नहीं समझ पाते थे। ठीक है, तो चावल का बड़ा देश बन गया, यानी तीसरा बड़ा देश बन गया, चावल वाला देश बन गया। कौन, वियतनाम। और जमींदार मजबूर थे, यानी जमींदार अपना भूमि फ्रांसीसियों को मजबूरन देना पड़ा था, किसान से ज्यादा काम लिया जाता था। ठीक है, और मजदूरों को किसान का यानी कि हालात खराब होता जाते हैं, मजदूर व किसानों का हालात क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा था, क्योंकि ये हालात ऐसे खराब हो गए कि उनसे काम ज्यादा लिया जाता था और उनको मुनाफा कम दिया जाता था। फिर बाद में फ्रांसीसियों ने एक अच्छा काम किया था। क्या काम किया कि उसने शिक्षा के लिए सोचा कि शिक्षा भी देना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ पाया था कि ये शिक्षा देने से हो सकता है कि हमारे जो शिक्षा सीखने का हो सकता है, हमारी ही भाषा, हमारे कल्चर को समझ जाने का ऐसा हो जाए कि वियतनामी हमारे ही खिलाफ ना हो जाए। इसलिए उसने क्या किया चालाकी से, तो उसने क्या किया, जहाँ फ्रांसीसियों ने वहाँ बसने वाले लोगों का सकारात्मक शिक्षा देने लगा। ठीक है, बाद में फ्रांसीसी डरने लगा कि वियतनाम अगर शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो वह हमारा यानी विरोधी बन जाएगा। अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेता तो हो सकता है वो हमारा विरोधी भी बन सकता है। ठीक है, तो ये जो दो प्रश्न थे, इस दोनों प्रश्न का मैंने आप लोग को जवाब दे दिया। ठीक है, आप लोग दोनों प्रश्न का जवाब नोट कर लीजिए। और आप लोग सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में लिखें और इस वीडियो का